नमस्कार दोस्तों, अपन टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्नोत्तरी हल कर रहे थे। आज की अपनी प्रश्नोत्तरी रहेगी 51 संख्या से लगाकर के 75 तक। प्रत्येक वीडियो में अपन 25-25 प्रश्न ले रहे हैं और उनको अच्छे तरीके से अपन हल कर रहे हैं। तो दोस्तों, पिछले 2 वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लेना, और उसके बाद में ये तीसरा वीडियो है, इन्हें भी अच्छे तरीके से प्रत्येक प्रश्न को देखते जाना और समझते जाना, क्योंकि जो पिछले एग्जाम हुए हैं उन एग्जामों में यही प्रश्न पूछे गए हैं और वही प्रश्न आपको मैं हल करवा रहा हूँ। तो आज अपना प्रश्न रहेगा 51 से लगा करके 75 तक। तो क्या 51 नंबर प्रश्न है, उन्हें अपन हल करेंगे। तो देखिए, स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है? स्कूलों में जो नैतिक शिक्षा दी जाती है उसके संबंध में आपका क्या विचार है? तो इसमें देखिए, स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा को अध्यापक को अपने व्यवहार द्वारा देना चाहिए। इस शिक्षा को स्कूलों में देने की कोई आवश्यकता नहीं है, या फिर ये सभी स्कूलों में जो नैतिक शिक्षा दी जाती है उनके संबंध में आपके क्या विचार हैं? इसके बारे में आपको अपने विचार है वो प्रस्तुत करने हैं। तो देखिए, स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है उनके बारे में एक शिक्षक होने के नाते, या फिर शिक्षक की आप तैयारी करें उसके हिसाब से आप किस प्रकार से अपनी दिमाग में थॉट रखते हैं, विचार रखते हैं, तो आपको आंसर देना है। तो पहला ऑप्शन है इसमें जो सही होगा, स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा को अध्यापक को अपने व्यवहार द्वारा दी जानी चाहिए। ये बाकी है सही है, लेकिन जो इससे भी बेहतर आंसर है वो है ए। उसके बाद में 52वां क्वेश्चन है अपना। इसमें देखिए, क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए? अध्यापकों के लिए क्या कोई आचार संहिता है वो होनी चाहिए? नहीं, इसका लागू करना कठिन है। हाँ, क्योंकि उससे उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। नहीं, क्योंकि अध्यापन का कार्य बहुत जटिल होगा। और इनमें से कोई नहीं। अध्यापकों के लिए आचार संहिता होनी बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा कि जो अध्यापक है वो उस अपने कर्तव्य के प्रति, ड्यूटी के प्रति क्या रहेगा, जवाबदेह रहेगा। इसलिए बी ऑप्शन इसमें सही है। हाँ, क्योंकि जिससे उसकी जवाबदेही है वो बढ़ेगी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है। इसमें देखिए, मनोविश्लेषण और विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? मनोविश्लेषण विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक हैं वो सिगमंड फ्रायड है। उसके बाद में ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, मनोविश्लेषणात्मक जो अधिगम का सिद्धांत दिया था ये किसने दिया था? तो ये सिगमंड फ्रायड ने दिया था। तो ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता, तो इन्हें याद कर लेना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? शिक्षक में वो कौन सा गुण होना चाहिए जिसे छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? तो उनकी निष्पक्षता, उसका रोब, या फिर उसकी समय की पाबंदी, या फिर उसकी अनुशासन प्रियता। जो सबसे अधिक पसंद करते हैं शिक्षक का वह गुण जो विद्यार्थी पसंद करते हैं। तो इसमें देखिए, उसकी जो निष्पक्षता होती है, कक्षा में वो बिना पक्ष लिए हुए छात्रों को एक तो पढ़ाता है या फिर दंड देता है, तो भी बिना पक्ष लिए किसी छात्र के मान लिया गलती किया तो उनका गलती का एहसास करवाता है या फिर अध्यापन कार्य करवाता है। तो निष्पक्ष रूप से अध्यापन कार्य करवाता है, वही शिक्षक का गुण है वो अच्छा माना गया है। उसके बाद में अपना अगला प्रश्न रहता है, प्रभावकारी शिक्षण फलन है। प्रभावकारी शिक्षण किसका फलन है? प्रभावकारी शिक्षण फलन है स्पष्ट एवं यथा तथ्य संप्रेषण का, उचित कक्षा अनुशासन का, या नियमित अध्ययन का, या फिर कक्षा में अविलंब नियमित रूप से आना। जो प्रभावकारी शिक्षण है वो स्पष्ट तथा यथातथ्य संप्रेषण का फलन है। देखिए, स्पष्ट और यथातथ्य संप्रेषण होगा तब जाकर के प्रभावकारी शिक्षण है वो संपन्न होगा, और ये शिक्षक के द्वारा संपन्न किया जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न अपना रहता है, अभ्यास से क्या होता है? अभ्यास से क्या होता है? तो ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, याद होता है, या फिर गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। इसमें जो अभ्यास अपन करते हैं, होमवर्क देते हैं विद्यार्थी को, बार बार उन्हें अभ्यास करने का कहते हैं कि आप अभ्यास कीजिए, तो इससे क्या होता है? तो इसमें देखिए, जो ज्ञानेंद्रिय होती है उनका क्या होता है, ट्रेनिंग होती है, उनकी प्रशिक्षण होता है, इसलिए अभ्यास कार्य है वो दिया जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न रहता है, अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान है वो होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का, व्यवहारिक मनोविज्ञान का, या फिर ये सभी? इसमें देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का, मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षा से संबंधित है, जो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। अब देखिए, बाल मनोविज्ञान छोटे बच्चों से संबंधित बाल मनोविज्ञान है। व्यवहारिक मनोविज्ञान जो मानव के व्यवहार है उनसे संबंधित है। ये तीनों मनोविज्ञानों की जरूरत है वो शिक्षण में पड़ती है, इसलिए डी ऑप्शन है वो सही है, ये सभी। उसके बाद में अपना अगला प्रश्न रहता है,
छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? छात्रों का जो चरित्र निर्माण होता है उसमें सबसे अधिक भूमिका किसकी होती है? अध्यापक के उपदेशों की, या स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, या फिर महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ाने की, या फिर धार्मिक शिक्षा की? इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें से सही ऑप्शन आपका सही होगा स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। यदि अध्यापक है वो विद्यालय में बच्चों के सामने, छात्रों के सामने अपने आप को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करेगा तो वो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा एक प्रेरक के रूप में बन करके सामने आएगा। तो इसमें स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की है वो बच्चों को, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसके बाद में शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे अदूषित परिणाम होता है। अब मान लिया कभी कभार विद्यालयों में गुरुजन है उनके बीच में आपसी झगड़ा हो जाता है मामूली सी बात को लेकर के, तो ये इसका सबसे अधिक बुरा प्रभाव किस पर पड़ता है? तो शिक्षण समय में कमी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना, पाठ्य सहगामी क्रियाएं प्रभावित होना और प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकों के संबंध खराब हो जाना। इसमें देखिए जो शिक्षण की जो समय में कमी होती है ये तो हो ही जाता है, उसके साथ साथ में जो छात्र होते हैं वो हमेशा शिक्षक के व्यवहार को देख करके क्या करते हैं, सीखते हैं। तो जिस प्रकार से छात्र जो शिक्षकों का व्यवहार होगा, आपस में झगड़ा होगा, तो इनका जो दूषित प्रभाव है वो बच्चों पर पड़ेगा, तो छात्र है उनका क्या होगा, व्यवहार है वो क्या होगा, बिगड़ जाएगा। इसमें बी ऑप्शन है वो सही है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षक का जो शिक्षा है उसकी जो दूरदशा का मुख्य कारण है। प्राइमरी एजुकेशन है उसमें जो वर्तमान समय में दूर दशा है, हालांकि अभी काफी स्थिति सुधरी है, लेकिन तो भी जो होनी चाहिए मानक के अनुसार वो शिक्षा अभी तक मेरे हिसाब से नहीं मिल रही है। तो इनके प्रमुख दूरदशा का कारण क्या है? तो इसमें देखिए एकांकी अपरिवार, छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, या फिर गाइड पुस्तकों का भरोसा, या शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। जो शिक्षक और छात्र है उनका अनुपात क्या है, विषम है। मान लिया एक विद्यालय में 100 से अधिक विद्यार्थी हैं तो वहां पे जो शिक्षक का अनुपात है वर्तमान में 30 पर 1 शिक्षक का अनुपात कर रखा है, 60 पर 2, 90 पर 3, ये भी आंकड़े पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से एक विद्यालय में मान लिया 30 विद्यार्थी हैं तो 1 अध्यापक होगा, और 60 है तो 2 होगा, और 90 प्लस है तो 3 अध्यापक होंगे। तो ये जो अनुपात कर रखा है ये विषम अनुपात, शिक्षक छात्र के मध्य विषम अनुपात है, उनके अनुसार ये भी हो सकता है जिनकी वजह से है वो प्राइमरी शिक्षा की जो दूरदशा है वो बनी हुई है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से, शिक्षा का जो प्रचार एवं प्रसार है उससे लोकतंत्र मजबूत होता है या फिर अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है? इसमें देखिए जो लोकतंत्र है वो मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर है वो भी बढ़ती है। जब शिक्षा का जो प्रचार और प्रसार होगा उनसे ये तीनों चीजें हैं वो सामने आएगी, तो डी ऑप्शन इसमें सही होगा। उसके बाद में अपना अगला प्रश्न रहता है, आजकल अध्यापकों तथा छात्रों के बीच अच्छे संबंधों की कमी का कारण है। आजकल जो अध्यापक और छात्र हैं उनके बीच में अच्छे संबंधों की कमी का कारण क्या है? अध्यापकों की उदासीन अव्यावसायिकता, या फिर अध्यापकों की लगन व लगाव में कमी, छात्रों पर पाठ्यक्रम का भारी बोझ। तो इसमें डी ऑप्शन है ए और बी। इसमें देखिए अध्यापकों की उदासीन व्यावसायिकता, अपने व्यवसाय के प्रति अध्यापक, कुछ अध्यापक है वो उदासीन है, सही तरीके से काम नहीं करते हैं। और उसके बाद में बी ऑप्शन रहता है अध्यापकों की लगन व लगाव में कमी, ये दोनों ऑप्शन है जो कि सही है। उसके बाद में अगला प्रश्न अपना है, आपके विचार में विद्यालय में छात्रों के शैक्षिक भ्रमण का प्रबंध करना आवश्यक होता है, क्योंकि इससे अभिभावक प्रश्न होते हैं, छात्रों को कुछ दिनों विद्यालय नहीं आना पड़ता, अध्यापक कुछ दिनों तक कक्षा शिक्षण से मुक्त रहते हैं, छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इसमें ये क्वेश्चन कई बार बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि छात्रों को शैक्षणिक भ्रमण क्यों करवाया जाता है। तो इसमें देखिए इसमें भी प्रश्न इसी तरीके से पूछा है कि आपके विचार में विद्यालय में जो छात्रों के शैक्षिक भ्रमण का प्रबंधन करना आवश्यक होता है, क्योंकि इससे क्या होता है। डी ऑप्शन देखिए इसमें आप सीधी छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है, और प्रत्यक्ष ज्ञान अपन प्राप्त करते हैं वो हमेशा क्या होता है, स्थायी होता है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने का अवसर है वो छात्रों को मिलता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने ये कहा था कि शिशु का मस्तिष्क है वो कोरी स्लेट के समान है? किस विद्वान ने कहा था? ये प्लेटो ने कहा था, और ये प्रश्न कई बार बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इन्हें आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। उसके बाद में अगला प्रश्न अपना रहता है, आपके अध्यापन करते समय
यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करता है तो आप क्या करेंगे? तो छात्रा को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेगी, छात्रा को चुप रहने के लिए कहेगी, या फिर स्वीकार कर लेगी, या फिर दूसरे दिन अच्छे तैयारी करके जाएगी। तो देखिए, इसमें मान लिया आप अध्यापन कार्य करवा रहे हैं और कुछ छात्र है या फिर छात्रा आपसे आपकी जो त्रुटि है उनके लिए उनकी ओर इंगित करती है कि सर या मैडम आपने यहाँ त्रुटि कर ली है या फिर यहाँ गलती कर ली है, तो फिर आपका व्यवहार वो किस प्रकार से रहेगा? तो आप क्या कहेंगे या फिर कहेंगे उन्हें? तो देखिए, आपका व्यवहार आप यही कहेंगे, जो गलती है उन्हें स्वीकार कर लेंगे और उन्हें सुधार कर लेंगे हाथों हाथ। उसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। जो आपकी सही तरीके से आलोचना कर रहा है तो उनके साथ में आपका व्यवहार है वो अपेक्षित होगा, एक मित्र के रूप में या फिर एक मूर्ख के रूप में, एक आलोचक के रूप में, इनमें से कोई नहीं। आपकी जो आपका मित्र है वो आपकी आलोचना कर रहा है, सही तरीके से आलोचना कर रहा है, तो उनके साथ में आपका व्यवहार है वो एक मित्र के रूप में होना चाहिए। उसके बाद में अगला प्रश्न है, शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से इसलिए उत्तम है क्योंकि इसमें शिक्षण व्यवसाय है, यह भी एक प्रकार का व्यवसाय है। तो ये व्यवसाय अन्य व्यवसायों से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें उत्पाद का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। उत्पाद जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मा संतुष्टि का माध्यम बनते हैं और वर्ष में छुट्टियां बहुत अधिक होती हैं और अध्यापक को समाज में उच्च स्थान दिया जाता है। इसमें देखिए, जो प्रोडक्ट होते हैं, उत्पाद होते हैं, उत्पादन होता है, वो जीते जागते रूप में एक विद्यार्थी के रूप में अध्यापक की जो आत्मा संतुष्टि का माध्यम बनते हैं। इसलिए बी ऑप्शन है वो सही है, बाकी वाले ऑप्शन गलत है। उसके बाद में अगला प्रश्न अपना रहता है, धर्म के विषय में आपका क्या विचार है? धर्म के विषय में तो ये कट्टरवाद को बढ़ावा देते हैं, ये व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है, इनका मानना या न मानना दोनों ही एक सा है, ये समाज को तोड़ते हैं। इसमें देखिए, जो धर्म है उनके बारे में आपसे पूछा गया है कि इसके बारे में आपका क्या विचार है? तो धर्म है वो एक व्यक्तिगत शुद्धि का क्या है? साधन है। बी ऑप्शन इसमें सही है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, यदि कोई आप प्रधानाचार्य अपने स्कूल का अच्छा परीक्षाफल चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? यदि कोई प्रधानाचार्य हो खुद के स्कूल का अच्छा परीक्षाफल चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो देखिए, केवल मेधावी विद्यार्थी है, होशियार विद्यार्थी है, उनको क्या करेंगे? स्कूल में प्रवेश देंगे और स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए और अपने छात्रों को ट्यूशन की सलाह देना चाहिए और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए, स्कूल का जो शिक्षण स्तर है उनको ऊंचा रखने की योजना बना करके अच्छे तरीके से शिक्षण का कार्य करवाएंगे, तो फिर अध्यापन कार्य करवाएंगे तो परीक्षाफल है वो अपने आप उच्च रहेगा। उसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, देखिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है भाग्य का अनुकूलन होना, प्रतिकूल परिस्थितियों में से अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से न भागना, अवसर प्राप्त करने की क्षमता का होना, ये सभी। इसमें देखिए, जो प्रतिकूल परिस्थितियां होती है, बहुत सारे विद्यार्थी गरीब तबके से आते हैं, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या करते हैं? अपने आप को ढाल लेते हैं और फिर सफलता अर्जित करते हैं। आप भी दोस्तों जिस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, आपके जो परिस्थितियां हैं वो प्रतिकूल होती है, प्रत्येक विद्यार्थी की होती है, कुछ न कुछ, या तो इकोनॉमिक समस्या होती है या फिर सामाजिक समस्या होती है या पारिवारिक समस्या होती है या अन्य समस्या होती है, जिनकी वजह से विद्यार्थी है वो घबराता है आगे बढ़ने से या फिर अपने लक्ष्य को छोड़ देता है बीच राहों में। तो दोस्तों, आप ऐसा बिल्कुल भी न कीजिएगा, क्योंकि जो परिस्थितियां होती हैं सबके लिए अनुकूल नहीं होते हैं। जो विद्यार्थी जहां तक पहुंचा है उनकी खुद की अपनी अलग अलग स्टोरी होती है, बहुत ही संघर्ष भरे रास्तों से वो आगे बढ़ करके आगे पहुंचा है। आपका पिछला बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा भी रहा हो, आपके परसेंटेज बिल्कुल कम भी रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, वो पीछे था वो पीछे चला गया। अब आपको अच्छी मेहनत करनी है, अच्छी मेहनत करके अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। आप अभी अच्छी मेहनत करोगे तो आराम से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। परिस्थितियां आपकी, मुझे पता है ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यार्थी आते हैं उनकी परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं, इकोनॉमिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी जो उनकी परिस्थितियां वो अनुकूल नहीं होती है, क्योंकि समाज में शिक्षा का जो स्तर है वो निम्न होता है ज़्यादातर जगहों पर। तो फिर उन्हें हर जगह से, हर क्षेत्र से उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जो भी विद्यार्थी इन समस्याओं से जूझकर आगे बढ़ता है वो एक दिन सफल जरूर होता है। तो इसमें जो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक बताया था वो है प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से न भागना। अच्छी मेहनत कीजिएगा, बिना मेहनत तो आपको पता ही है किसी भी प्रकार की सफलता है वो प्राप्त नहीं की जा सकती। कितने भी आप
धनवान क्यों ना हो, उच्च फैमिली से क्यों ना हो, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। इसलिए बिना मेहनत आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गरीब परिवार का भी छात्र मेहनत करके उच्च कोटि या फिर उच्च रैंक प्राप्त करता है, ये शाश्वत सत्य है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, ये शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण न हो तो इसका क्या परिणाम होता है। यदि किसी शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण नहीं हो तो फिर इसका क्या परिणाम होगा। तो देखिए, इससे जो छात्र है उनका हित नहीं हो पाता है, ऐसे शिक्षक की आत्मा मर जाती है, इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता और शिक्षक है वो निरंकुश बन जाते हैं। इसमें देखिए, जो न्याय और निष्पक्षता का गुण नहीं है तो इसमें जो शिक्षक है वो विश्वास खो देता है और उसे सम्मान है वो समाज की तरफ से नहीं मिलता है, क्योंकि न्याय और निष्पक्षता जिस शिक्षक में नहीं है तो समाज में स्थान है उनका निम्न हो जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना होता है क्योंकि इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलती है। प्राइमरी स्तर पर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्राइमरी स्तर पर बच्चों को कौन सी भाषा में पढ़ाना चाहिए। तो देखिए, प्राइमरी स्तर पर बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। अब मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना क्यों आवश्यक है, क्योंकि इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलती है। इससे छात्रों को अनुभवों को बांटने में सुविधा होती है और उपरोक्त दोनों, अब देखिए इनमें दोनों उपरोक्त कर रखा है, उत्तर इन सही है। इसमें देखिए, जो शिक्षा है वो स्वाभाविक वातावरण में मिलती है बच्चों को। छोटे बच्चे हैं वो घर से निकल कर के सीधा विद्यालय में आते हैं और उन्हें आप प्राइमरी शिक्षा के रूप में, आप मातृभाषा के रूप में उन्हें अध्यापन कार्य करवाएंगे तो बच्चे हैं वो स्वाभाविक रूप से अध्यापन कार्य करेंगे और अध्यापक है वो उनके साथ में अनुभव बांटने में अध्यापक को क्या होगी, सुविधा होगी। उसके बाद में देखिए, ये कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किसका प्रकार्य है। एक कारगर शिक्षण है वो किसका प्रकार्य है। तो देखिए, अध्यापक की विद्वता या फिर अध्यापक की ईमानदारी या फिर अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि, ये सभी। इसमें देखिए, अच्छा कारगर शिक्षण है वो किसका प्रकार्य है। तो ये अध्यापक के व्यवसाय के प्रति अध्यापन के व्यवसाय के प्रति अध्यापक क्या है, रुचि है, इसलिए एक अच्छा कार्य है वो संपादित होता है, शिक्षण कार्य है वो संपादित होगा। उसके बाद में शिक्षा संस्कृति का परीक्षण ही नहीं करती वरन उसको समृद्ध भी बनाती है, लोक रंजक भी बनाती है, आध्यात्मिक भी बनाती है और पारिभाषिक भी करती है। इसमें देखिए, जो शिक्षा है वो संस्कृति का परीक्षण भी नहीं करती, इसके साथ में जो संस्कृति है उसको समृद्ध भी बनाती है। संस्कृति को शिक्षा है वो समृद्ध भी बनाती है, ए ऑप्शन इसमें सही है। उसके बाद में अपना अगला प्रश्न रहता है और अंतिम प्रश्न रहता है, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। शिक्षा का जो स्तर है उनको ऊंचा उठाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। इसमें देखिए, पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में संशोधन, छात्रों का सतत मूल्यांकन या फिर अध्यापकों का उच्च वेतन। शिक्षा का जो स्तर है उनको ऊंचा उठाने के लिए निम्न में से 4 ऑप्शन दे रखे। इनमें जो सबसे अधिक ऑप्शन सही उत्तर है वो है आपका छात्रों का सतत मूल्यांकन होना चाहिए। इनके बिना शिक्षा का स्तर है वो ऊंचा नहीं होगा। सतत मूल्यांकन की वजह से छात्रों का स्तर है उनका ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद में उपचारात्मक शिक्षण कार्य वो है किया जा सकता है, जिनसे जो छात्र पिछड़े हुए हैं वो भी आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार अपना जो 51 से लगाकर के 75 तक के प्रश्न थे उनको अपन ने हल किया और आगे भी अपन इसी प्रकार की वीडियो लेकर के आएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन लगाओ, उन्हें प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।